हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब तक हम इस सीरीज यूनिट टेस्ट सीरीज एक लेकर आया था मैं आपके लिए, जहां पर मैंने आपको दो चैप्टर्स कवर करवाए थे। दैट वाज फंडामेंटल्स और दूसरा गुडविल। हमने दोनों चैप्टर्स इन डेप्थ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। उसके बाद अब से हमारे चैनल पे आपको रोज क्लास 12 की वीडियो देखने को मिलने वाली है, मंडे टू सैटरडे, जिसके अंदर से टीटीएस पे 3 दिन शाम को 4 बजे आपको अकाउंटेंसी की वीडियो देखने को मिलेगी, जिसका सिलसिला आज से ही शुरू हो रहा है। सो आज थर्सडे है और आज से आपको सिर्फ सैटरडे, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इस रूटीन पे आपको अकाउंटेंसी की वीडियोस मिलेंगी और बाकी 3 डेज पे आपको 2 वीडियोस इकोनॉमिक्स की और एक बिजनेस स्टडीज की मिलेगी। ये तो मिनिमम है, इसके अलावा हम आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपको शेड्यूल अगर देखना है तो आप हमारे चैनल की बैनर पे जाके चेक कर सकते हो, आपको वहां पे दिख जाएगा पूरा का पूरा शेड्यूल। एज इट इज पूरा शेड्यूल आपको हमारे साथ फॉलो करना है सो दैट आप सिलेबस में बिल्कुल साथ हमारे चलते रहो। आज हम शुरू करेंगे चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का पार्ट 1 रहने वाला है ये, जहां पर मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा। पहली चीज तो इसकी थ्योरी कि इसके अंदर क्या क्या थ्योरेटिकल पोर्शन है। दूसरी चीज मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा रेशो बेस्ड क्वेश्चंस। और तीसरी चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्लास में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, उनके ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। फिर हम रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। इस तरीके से 3 या 4 पार्ट में ये चैप्टर खत्म होगा। सो जल्दी से शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि what is the meaning of reconstitution of partnership and what are the adjustments needed. Meaning of reconstitution of partnership and adjustments needed. देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप आप जानते हो क्या होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। सिंपल भाषा में बात करें तो जब एक से ज्यादा लोग साथ आकर बिजनेस करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है द्वारा, कंस्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है द्वारा से बनाना, रिकंस्टिट्यूट करना। एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को आपने अगर रिकंस्टिट्यूट करा, द्वारा से बनाया, तो उसे आप बोलोगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आप क्या करते हो? इसके अंदर क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? ओल्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। जो पुराना पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है वो एंड पे आ जाता है, उसको आप खत्म कर देते हो। एंड न्यू अग्रीमेंट इज अडॉप्टेड। और नए अग्रीमेंट को आप क्या कर लेते हो? अडॉप्ट कर लेते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि पुराना अग्रीमेंट अब नहीं माना जाएगा, नया माना जाएगा। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है? अगर इसके हम बेसिक केसेस देखें तो नंबर 1, चेंज इन पीएसआर। नंबर 1, चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। कहते हैं अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो चुकी है। कि पुरानी पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड पे आ चुका है, नया बन चुका है। कि पुराने के अंदर रेशो कुछ और थी और अब नई रेशोस कुछ और है। जैसे ए बी और सी पार्टनर्स से पहले 1:1:1 में बांट रहे थे, लेकिन अभी अपनी चेंज कर रहे हैं पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि कोई भी पार्टनर कम या ज्यादा नहीं हुआ, एबीसी ही अभी भी पार्टनर्स हैं, पर रेशो बदल गई है। अब रेशो मान लो इन्होंने रख ली 3:1, तो दैट इज चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और क्या तरीके हो सकते हैं? और हो सकता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कि नए पार्टनर को एडमिट करोगे तब भी आपको अग्रीमेंट नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ हिस्सेदारी दे रहे होगे। इसी तरीके से रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनर की, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तब भी आपको यह करना पड़ेगा। या कोई मैं कहूं कि अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स हो जाए। अमलगमेशन होता है कि 2 पार्टनरशिप फर्म्स थी, वो अमलगमेट होकर वो आपस में मिलकर एक नई फर्म बनाती हैं, तो उसे कहते हैं अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझ आ रही है? तो ये सारे जो केसेस होते हैं ये होते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, कि यहां पर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इस समय कौन सी एडजस्टमेंट्स की नीड होती है? क्या क्या एडजस्टमेंट्स मेरे को करनी पड़ती है? व्हाट आर एडजस्टमेंट्स नीडेड? देखो, सबसे पहली एडजस्टमेंट तो मेरे को चाहिए कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। कि नई रेशो कितनी है? पहले किस में बांटते थे, अब नया क्या है?
किसने सेक्रीफाइस करा, किसने गेन करा, कि किसी को कुछ फायदा हुआ होगा। सोचने की बात है कि अगर जैसी चेंज इन पीएसआर हुई, पहले आप और मैं 50-50 बांटते थे, अब मैंने कहा मैं 60 लूंगा 40 लूंगा, तो मुझे कुछ गेन हुआ, आपको कुछ सेक्रीफाइस हुआ, वो आपको निकालना पड़ेगा किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया। फिर आपको हर चीज की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे गुडविल की, वो हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे किस चीज की एडजस्टमेंट क्यों करते हैं और क्या उसका बेनिफिट होने वाला है। आज हम गुडविल सीखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सीखेंगे। इसी तरीके से हम एसेट्स लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन भी देखते हैं कि जो बिजनेस की एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उनको आप रीवैल्यू करते हो, उनके बारे में देखते हो। कैपिटल्स को एडजस्ट करते हो, कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि इसकी कैपिटल कम कर दो, इसकी ज्यादा कर दो। ये आप सारी चीजें इस चैप्टर में सीखने वाले हो, इसीलिए चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आपका बेस है, लेकिन एक्चुअल बेस अगर मेरे से पूछोगे तो वो चेंज इन पीएसआर है, क्योंकि सारे के सारे ट्रीटमेंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन से, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर क्या है आपके, ये आपका चेंज इन पीएसआर, अगला एडमिशन, अगला रिटायरमेंट, अगला डेथ, अगला डिसोल्यूशन, वो सारे के सारे चैप्टर्स बिल्कुल सिमिलर हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स रिकंस्टिट्यूशन के हैं, तो रिकंस्टिट्यूशन का जो बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे के सारे आप चेंज इन पीएसआर में सीखने वाले हो। रिकंस्टिट्यूशन और पार्टनरशिप के जो भी बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आप चेंज इन पीएसआर में सीखने वाले हो, और एज इट इज सारे के सारे ट्रीटमेंट बिना कुछ बदले एडमिशन में जाएंगे, रिटायरमेंट में जाएंगे, डेथ में जाएंगे, डिसोल्यूशन में जाएंगे, पूरी पार्टनरशिप बुक आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जिसके अंदर आपको निकाल के दिखाना है न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, और कई बार ओल्ड रेशो भी निकालनी पड़ सकती है। जितने भी तरीकों के केस होते हैं मैं सारे के सारे केसेस आपको यहाँ पे करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको बड़ी एक बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए, बड़ी बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए, और पता भी होगी। मैं कहता हूं कि मैंने आपके नए शेयर में से, न्यू शेयर में से आपका मैंने पुराना शेयर माइनस करा भी। जब हमने चेंज इन पीएसआर हुआ तो आपकी जो नई हिस्सेदारी है उसमें से पुरानी हिस्सेदारी मैंने माइनस करी, और आंसर आ गया बेटा मेरे पास पॉजिटिव। तो इसका मतलब तुमने गेन किया है या सेक्रीफाइस किया है। सोचने की बात है कि अगर इसमें से माइनस करने पे पॉजिटिव आंसर है तो इसका मतलब ये बड़ा है, मतलब न्यू ज्यादा होगा, कि न्यू अगर मेरा 60% है, पुराना 40% है, तभी तो 20% आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब तुमने क्या किया है, गेन किया है। समझ आती है कितनी बेसिक सी बात है। मैं कहूंगी मेरे नए हिस्से में से मेरा पुराना हिस्सा माइनस करने पे कुछ चीज आती है, कुछ पॉजिटिव आंसर आता है, तो इसका मतलब मैंने गेन किया है। यही मैं तुम्हें बोलूं कि न्यू में से ओल्ड माइनस करने पर, न्यू में से ओल्ड माइनस करने पर मेरे पास नेगेटिव आंसर आता है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, गेन किया है या सेक्रीफाइस किया है। गेन किया है या सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस किया है सर, क्योंकि न्यू में से जब ओल्ड माइनस करा और नेगेटिव आंसर है, इसका मतलब ओल्ड ज्यादा है न्यू से, माइनस वाली आइटम ज्यादा है उससे, तो मतलब ओल्ड पुराना ज्यादा था अब कम है, तो इसका मतलब मैंने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। सिमिलरली आपको मैं बोलूं कि ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, ओल्ड में से पुराने में से नया माइनस करा और आंसर आ गया तुम्हारे पास पॉजिटिव, तो तुमने गेन करा या सेक्रीफाइस करा। सिमिलरली मैं कहता हूं कि ओल्ड में से माइनस करा तुमने न्यू और आंसर आता है तुम्हारे पास नेगेटिव, तो तुमने गेन करा या सेक्रीफाइस करा। यहां पर मैं कह रहा हूं कि पुराने में से नया माइनस करा, जो मेरा पहले हिस्सा था और जो मेरा अब हिस्सा है, माइनस करने पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मेरा पहले वाला ज्यादा था, पुराना ज्यादा था, अब कम हुआ है, तो इसका मतलब मैंने गेन करा या सेक्रीफाइस करा है, सेक्रीफाइस करा है। इसका मतलब मैंने सेक्रीफाइस करा है। पुराने में से नया माइनस करने पे नेगेटिव आंसर आ रहा है कि पुराना मेरा 40% था, सपोज नया 50% है, तभी तो 40 में से 50 माइनस करोगे तो माइनस का आंसर आएगा, तो इसका मतलब मैंने क्या करा है, अब गेन करा है, नया मेरा ज्यादा है। ये चार छोटी छोटी बातें आपको समझ आनी चाहिए। एक प्रॉमिस करके जाओ कि रट्टा नहीं मारोगे, चारों बातें आपको समझ आती हैं। आपको समझ आती है कि नए में से पुराना गया, पॉजिटिव आंसर है, तो ऑटोमेटिकली नया ज्यादा होगा पुराने से, अगर नया ज्यादा है पुराने से तो मैंने क्या किया होगा, गेन किया होगा। कितनी सिंपल सी बात है ना। तो ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं आपको थ्रू आउट द जर्नी इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर खिलवाने वाला हूं। मैं आपको कहूंगा न्यू माइनस ओल्ड, आप हमेशा याद रखो कि न्यू माइनस ओल्ड में पॉजिटिव आया तो गेन, न्यू माइनस ओल्ड में नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस। इसका यूसेज मैं नहीं करने वाला हूं, लेकिन तुम्हें पता सब कुछ होना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है मेरी। चलो, यहां पर एक्चुअली में दो फॉर्मूलाज आ जाते हैं आपकी किताब के अंदर। वो कुछ ऐसे खास फॉर्मूलाज नहीं है। वो कहते हैं कि कई बार ना
इन्हीं से निकली हुई वो चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। वो आपको कहते हैं कि न्यू माइनस ओल्ड किसके बराबर है। एक आपको बोल देता है कई बार वो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वो किसके बराबर है। ठीक है, अब न्यू माइनस ओल्ड तो सर गेन के बराबर भी हो सकती है और वो सैक्रिफाइस के बराबर भी हो सकती है। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछा तो आपसे सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर जानना चाह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव आंसर है तो क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे गेनिंग। सर न्यू माइनस ओल्ड किसके बराबर होती है, गेनिंग रेशो के बराबर होती है। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू किसके बराबर होती है, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा ओल्ड माइनस न्यू, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वाले आंसर के बारे में बात कर रहा है, वो आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपके पास सैक्रिफाइसिंग। समझ आती है बात। अब आप कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे इसका, बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ करते चले जाना। ये बेसिक्स आपके क्लियर हो गए हैं, आप अपने नोट्स पे उतार लो। अब इसके आगे की चीजें बहुत आराम से मेरे साथ करते चले जाना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपको क्या कहता है। ये कहता है कि A and B are two partner, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। ये तीनों लोग अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे थे 5:3:2 की रेशियो में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ये क्या डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने प्रॉफिट का चेंज इन पीएसआर कर लिया अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब कि कोई भी नया पार्टनर नहीं लाया, लेकिन इन तीनों के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, हमें निकालना है सैक्रिफाइस या फिर गेनिंग रेशियो। बड़ी सिंपल सी बात है, पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। ए बी सी, मुझे इनका ओल्ड रेशो दे रखा है, मुझे इनका न्यू रेशो दे रखा है। ओल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2, न्यू रेशो दे रखा है 1:1:1। ठीक है जी, मुझे निकालना है किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया। मैंने आपको पहले भी सिखाया, आप कैसे मर्जी निकाल सकते हो, न्यू माइनस ओल्ड कर सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन हम ज्यादातर यही फॉलो कर रहे होंगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो हम ए का देखते हैं, ए का देखते हैं। ए के नए में से पुराना माइनस करते हैं, तो नया कितना है ए का 1/, कैसे निकालोगे 1 है। रेशो देखते वक्त आप ऐसे बोलते हो कि 1/, रेशोस का टोटल, दैट इज 1 + 1 + 1, तो 1/3 है। तो ए का कितना है मेरे पास 1/3, माइनस करते हैं हम। अब ए का पुराना कितना है, पुराना अगर आप यहां से देखो तो आप कैसे निकालोगे, 5/5 + 3 8 + 2 10, तो आप कहोगे 5/10। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप एलसीएम ले लेते हो। फ्रैक्शंस का प्लस माइनस करने के लिए आप एलसीएम का यूज करते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो एलसीएम का यूज, तो ये भी एलसीएम का यूज है। बेसिकली आप क्या करो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 10 30, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 1 10, 3 × 5 15। ठीक है, तो मेरे पास आया -5/30। अब देखो, ए के नए में से पुराना शेयर माइनस करने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि नए में से पुराना माइनस करने पे नेगेटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब पुराना ज्यादा था, पुराना ज्यादा था, नया कम है, इसका मतलब ए ने सैक्रिफाइस करा होगा। तो ए ने क्या करा है, इसका मतलब सैक्रिफाइस करा है। इसी तरीके से बी का देखते हैं। बी का न्यू कितना है, बी का न्यू है 1/1 + 1 + 1 3, तो मतलब हम कहेंगे 1/3 में से आप माइनस कर दो। बी का पुराना कितना है 3/5, 3 8 और 2 10, तो 3/10। फिर से एलसीएम लिया, 30, 10 × 1 10, 3 × 3 9, तो दैट इज 1/30। अब इसका क्या है, नए में से पुराना माइनस करने पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब नया ज्यादा है, पुराना कम है, इसका मतलब इसने क्या कर रखा है, गेन कर रखा है। फिर आता है सी का। सी का क्या है, नया देखो, सी का 1/3, माइनस कर दो, ओल्ड कितना है 2/10, तो ये आ गया मेरे पास 30, 10 × 1 10, -3 × 2 6, दैट इज 4/30। इसका भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसने भी क्या करा है, गेन करा है। तो कुल मिला के गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना आया, बी का आ गया मेरे पास 1/30, सी का आ गया 4/30, ए का आ गया 5/30। एक चीज हमेशा याद रखना कि टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस हमेशा बराबर होते हैं। टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस, कोई मर्जी सवाल करोगे, क्योंकि देखो टोटल प्रॉफिट का हिस्सा तो 100% ही है ना, वो किसी का कम हो जाएगा, किसी का ज्यादा हो जाएगा। तो टोटल जिसने भी जितना गेन करा, टोटल जो सैक्रिफाइस हुआ, वो हमेशा बराबर रहेंगे। तो टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस क्या होगा, हमेशा बराबर रहेंगे। यहां पर भी आप देख सकते हो टोटल गेन कितना है, 1/30 + 4/30, दैट इज 5/30।
टोटल सेक्रीफाइस कितना ए नहीं करा, दैट इज 5/30, दैट्स इट। समझते हो मेरी बात को? सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर बेसिक की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के मैंने बहुत सारे केसेस बनाए हैं ताकि पेपर में कुछ भी आए तुम कंफ्यूज ना हो। पहला देखो, कहते हैं ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, ए बी सी 3:2:1। अब क्या कहते हैं, केस 1 देखो। केस 1 में कहते हैं दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो बता दिया उन्होंने, अब डिसाइड करा है कि वो इक्वली बांटेंगे। बिल्कुल डिट्टो सिमिलर पिछले क्वेश्चन जैसा हुआ ये तो। हमें गेन सेक्रीफाइस या न्यू रेशियो निकालनी है। सर न्यू रेशियो दे रखी है, ओल्ड दे रखी है, तो इसका मतलब हमें सेक्रीफाइस या गेन निकालने। जल्दी से निकालें, देखो जल्दी से। ए का देखें, ए के नए में से पुराना माइनस करते हैं, तो ए का नया कितना है 1/3, पुराना कितना है 3/3 + 2 5 और 1 6, तो माइनस कर दोगे 3/6। तो ये आया एलसीएम 6 का, तो एलसीएम लिया हमने 6 आया, 3 × 2 2 × 1 2 -3, तो ये आ गया मेरे पास -1/6। अब आपको याद हो जाना चाहिए नए में से पुराना माइनस करा, अगर नेगेटिव का आंसर आया तो इसका मतलब उसने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। तो मतलब ए ने क्या कर रखा है, सैक्रिफाइस। इसी तरीके से बी का देखते हैं। बी का देखो नया कितना है 1/3, पुराना कितना है 2/6, तो ये आया मेरे पास 6 एलसीएम आया, तो 2 × 2 माइनस, तो मतलब 3 × 2 2 × 1 2 -2, दैट इज 0। इसने कुछ गेन नहीं करा, कुछ सैक्रिफाइस नहीं करा। क्या बिना कुछ करे तुम बता सकते हो सी ने क्या करा होगा? क्या बिना कुछ करे तुम बता सकते हो सी ने क्या करा होगा? मैं बता सकता हूं कि उसने 1/6 गेन किया होगा। क्यों? क्योंकि टोटल सैक्रिफाइस टोटल गेन के बराबर होता है। हम चेक भी कर लेते हैं। सी का देखते हैं, नया कितना है 1/3, पुराना कितना है 1/6, एलसीएम आया 6, 3 × 2 2 × 1 -1, 1/6 आ गया ना गेन, पॉजिटिव आंसर आ गया। तो हमारे पास आ गया कि किसने गेन किया, सी ने गेन करा 1/6, ए ने सैक्रिफाइस करा 1/6 का। तो ये हमारा पहला केस डन हो गया। अब आपको सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम नहीं करने चाहिए। अगले पे चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। द नेक्स्ट केस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या कहता है, ये दोनों केस मैंने साथ में रखे हैं क्योंकि बच्चा ना आखिरी तक कंफ्यूज रहता है इन दोनों केसेस के अंदर। क्या कहता है भाई, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ए बी सी 3:2:1। ओके जी। केस 2 देखो पहले, केस 2 देखो पहले। केस 2 में आपको कहता है कि सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए। अगले में कहता है केस 3 में सी टेक्स 1/6 शेयर ऑफ ए। ये फ्रॉम और ऑफ का डिफरेंस क्या है? देखो, फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज, उतना ही। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, एज इट इज, उतना ही। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज, उतना ही। मतलब कि यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि सी ने 1/6 शेयर लिया फ्रॉम ए, तो मतलब कि मैं कह सकता हूं सी का गेन कितना हुआ बेटा, एज इट इज, इतना ही, 1/6। अगर सी ने ए से 1/6 शेयर लिया तो सी का ये गेन हुआ, ये सैक्रिफाइस किसका होगा, ये ए का सैक्रिफाइस होगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए का सैक्रिफाइस कितना हुआ, 1/6 हुआ। समझते हो बात को? मेरे को नया शेयर निकालना है क्योंकि ओल्ड मेरे को दे रखा है, गेन सैक्रिफाइस पता है, नए शेयर्स निकालू। मैं कहता हूं न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स ए का कितना होगा, ए का जो पहले था, पहले कितने 3/3 + 2 5 और 1 6, 3/6। अब इसने क्या करा, सैक्रिफाइस करा है। मेरे पास पहले कुछ भी शेयर था, फिर मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, तो मेरा शेयर रिड्यूस होगा ना। आप इसमें से माइनस कर दो जो इसने सैक्रिफाइस किया, 1/6, 6 एलसीएम आया 3 - 1, दैट इज 2/6। समझ गए? इसी तरीके से बी का देखो, बी का पुराना कितना है 2/6, सैक्रिफाइस गेन कुछ नहीं करा तो +0, 2/6 रह जाएगा। सी का देखें, सी का हम कहेंगे पुराना कितना था 1/6, इसने क्या करा, गेन करा है।
अगर गेन करा तो प्लस करोगे या माइनस करोगे? प्लस कर दोगे, प्लस कर दो, गेन करा 1/6 तो ये हो गया 2/6। इन तीनों की न्यू रेशो क्या आ गई? 2:2:2, जिसको आप बोल सकते हो 1:1:1। समझ आई बात? ये था फ्रॉम, सेम क्वेश्चन मैंने लिखा 1/6 फ्रॉम ए, अगले में मैं कह रहा हूं 1/6 ऑफ ए। अब केस नंबर 3 देखते हैं आराम से। जब मैं कहता हूं कि 1/6 ऑफ मतलब कितना भी के बाद, मतलब मैं यहां पे कुछ भी लिख दूं और यहां पे मैं ऑफ लिखूं, तो इसका मतलब होता है ए के शेयर का 1/6। इसका मतलब होता है ए के शेयर का 1/6। तो यहां पर यहां पर सी का गेन कितना है? सी का गेन होगा 1/6 ऑफ 1/6 ऑफ ए का शेयर। ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है सर 3/6, है ना? 3/6, तो हम कहेंगे 1/6 ऑफ ए का शेयर, तो दैट इज ये बन गया मेरे पास 3/36। तो सी का गेन अब वहां यहां पर 1/6 ना रह के कितना है? 3/36, क्योंकि हमने कहा ए के शेयर का 1/6 होगा। इसी तरीके से ए का सेक्रीफाइस कितना होगा बेटा? ए का सेक्रीफाइस कितना होगा? जो ए ने सेक्रीफाइस, इसी जो सी ने गेन करा वही सेक्रीफाइस होगा ए का, 3/36। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 1/12। इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 1/12। ठीक है। अब देखो, मेरे को सी का गेन मिल गया, मेरे को ए का सेक्रीफाइस मिल गया। अब मेरे को निकालने हैं फिर से न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स निकालते हैं हम। न्यू शेयर निकालते हैं ए का। ए का ओल्ड कितना है? ओल्ड है 3/6। ओल्ड लिख दो आप 3/6। इसमें आप अब सेक्रीफाइस करा है इन्हें, तो आप माइनस कर दोगे 1/12। ये आ गया 12 एलसीएम, 6 × 2 2 × 3 6 -1, तो ये आ गया 5/12। इसी तरीके से बी का सर 2/6 था, 2/6 ही रहेगा, लेकिन एलसीएम सेम कर देना चाहिए हमें ताकि हम रेशो में लिख सके आसानी से। तो 12 है तो इसको भी आप 12 एलसीएम लाने के लिए 2/2 कर दोगे, 4/12। हालांकि इसने कोई गेन सेक्रीफाइस नहीं किया, लेकिन मैं एलसीएम सेम करने के लिए मैंने ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सी का देखोगे आप, सी का ओल्ड कितना है बेटा? 1/6। इसने गेन किया है, कितना गेन किया इसने? 1/12। एलसीएम लोगे, 12 एलसीएम लिया, 6 × 2 2 + 1 दैट इज 3/12। तो मेरे पास रेशो क्या आ गई? रेशो आ गई मेरे पास 5:4:3। दिस इज माई न्यू रेशो। ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस समझ आता है आपको? अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज उतना ही सेक्रीफाइस या गेन हुआ। ऑफ का मतलब होता है उसके हिस्से का इतना, मतलब कि अगर सी ने 1/6 ऑफ ए लिया तो हम कहेंगे 1/6 × ए का शेयर। गॉट इट? चलो अगला केस करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फिर से ऑफ और फ्रॉम को मैं पक्का कर दूं आपके। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। फिर से सेम कहानी, ए बी सी 3:2:1। अब क्या होता है? सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/3 शेयर ऑफ बी। समझ आ रही है बात? अब मैंने एक जगह फ्रॉम लिखा, एक जगह ऑफ लिखा। मैं आराम से आपको समझा देता हूं, अब आप खुद भी कर लोगे। जल्दी से बताओ मेरे को, ए का सेक्रीफाइस कितना है? ए का सेक्रीफाइस कितना है? उसने बोला सी ने 1/6 फ्रॉम ए लिया। जब फ्रॉम आ जाए तो मतलब एज इट इज उतना ही सेक्रीफाइस हुआ। तो ए का सेक्रीफाइस कितना है? 1/6। बी का सेक्रीफाइस कितना है? बी का सेक्रीफाइस है सर 1/3 शेयर ऑफ बी। 1/3 शेयर फ्रॉम बी नहीं है, ऑफ बी है। तो आप कहोगे 1/3 इंटू बी का शेयर। बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है 3:1, तो 2/6। 2/6, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये आया आपके पास 1/6 ही है ए का सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस है 1/3 × 3 9। समझ गए? सी का गेन कितना है? सी का गेन कितना है? जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा वो सी के फेवर में करा, तो हम इसको ऐड कर देते हैं 1/6 + 1/9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 9 × 2 18, 6 × 3 + 9 × 2 2 × 1, तो ये आया 5/18। अब जल्दी से इनके न्यू रेशोस निकालें। तो न्यू रेशोस देखते हैं।
न्यू रेशो देखो आप, ए की क्या आएगी, ए का ओल्ड कितना है 3/6, इसमें तुम प्लस या माइनस कर दोगे सेक्रीफाइस या गेन, ए ने सेक्रीफाइस करा तो आप माइनस करोगे, माइनस कर दोगे आप 1/6, तो ये आ गया आपके पास 2/6। बी का देखोगे आप, बी का ओल्ड कितना है मेरे पास 2/6, माइनस करोगे सेक्रीफाइस कितना करा इसने 1/9, एलसीएम आएगा 18, 6 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 2, 2 इंटू 1, तो ये आया 4/18। सी का देखते हैं हम, सी का क्या आएगा, सी का भी हम यही करेंगे, ओल्ड में से गेन ऐड करेंगे, ओल्ड कितना था उसका 1/6, गेन इसका आप ऐड कर दोगे, गेन कितना है इसका 5/18, तो ये आ जाएगा 18 एलसीएम, 6 इंटू 3, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8/, ठीक है जी। जब आप नई रेशो लिखोगे तो तीनों के एलसीएम सेम होने चाहिए, ये 18 ये 18 ये 18 नहीं है ना, आप इसको 18 बनाओगे, कैसे बनाओगे, 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/3 कर दो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, तो न्यू रेशो क्या आएगी आपके पास, न्यू रेशो आ जाएगी 6:4:8, इसको आप थोड़ा ब्रेक भी कर सकते हो, 2 के टेबल पे जाएगा तो 3:2:4। एक चीज ध्यान रखना बस कि इन सबका टोटल 18 बनना चाहिए, क्योंकि जब आप रेशोज को लिख रहे हो तो उनका एलसीएम का टोटल होना चाहिए 6 4 10 और 8 18, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तीनों के पास कुल पूरा 1 शेयर होना चाहिए, तीनों का ऐड करने पे आपका आंसर 1 आ रहा है, 18/18 1, तो मतलब तीनों का मिला के 1 बनना चाहिए, 100% शेयर बनना चाहिए, समझ आया। अब किसी भी तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक और केस करेंगे, लेकिन हम एक और केस करेंगे जहां पे आपको ओल्ड रेशो निकालनी है। अभी तक हमने क्या सीखा, नई रेशो निकालना, हमने सीखा सेक्रीफाइस या गेन निकालना, अब हम सीखेंगे कि हमें सेक्रीफाइस गेन पता है, नई रेशो भी पता है, ओल्ड रेशो कैसे निकाली जाएगी। देखो, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 4:3:3, मेरे को न्यू पीएसआर दे दी गई है 4:3:3 एक्स वाई जेड की, ठीक है। Z has gained 1/5 शेयर फ्रॉम X, Z ने क्या किया है, गेन किया है, Z ने गेन किया है कितना 1/5 शेयर फ्रॉम X, फ्रॉम का मतलब क्या होता है बेटा, एज इट इज इतना ही, तो मतलब 1/5 ही किया है। डिटरमिन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पुरानी रेशो मुझे निकालनी है। अब देखो Z का नया हिस्सा कितना है 3, अगर मैं देखो अब मैं ओल्ड शेयर्स निकालता हूं सबके, हम देखते हैं सबसे पहले तो Z का, Z का नया हिस्सा है 3/10, 4 3 7 और 3 10, इसने इतना गेन करा था, तो मतलब इससे पहले इसका कितना था, सोचने की बात है, मैं कहूं कि मेरे पास आज 40% हिस्सेदारी है जिसके अंदर 10% मैंने गेन करी, तो पुरानी कितनी थी 40 - 10, तो अब आप क्या करोगे, इसका गेन इसमें से माइनस कर दोगे, तो आप कहोगे 3/10 में से जो तूने गेन करा वो तेरा हटा दे, तो तेरा पुराना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 10, 3 - 5 × 2 2, तो 1/10, तो पहले इसका हिस्सा कितना था 1/10 था। एक्स का देखते हैं, सारे का सारा सर आपने गेन करा है एक्स से, तो इसका मतलब x की जो आज हिस्सेदारी है 4/10, पहले इसकी ये 1/5 भी थी, तभी तो इसने सैक्रिफाइस कर दिया था, तो ऐड करेंगे 10 आएगा, 4 + 2 6/10, ठीक है। इसी तरीके से y का देखते हैं हम, y ने कुछ करा नहीं, कुछ लेनी देनी नहीं है, तो इसका पुराना वैसे ही रह जाएगा, इसका y का जो होगा ओल्ड वो 3/10 ही रह जाएगा। ओल्ड रेशो क्या आई मेरे पास, ओल्ड रेशो देखो, इस x का हो गया 6/10, y का हो गया 3/10, z का हो गया 1, तो 6 3 1, 6:3:1, गॉट इट। तो ये आ गई आपके पास इनकी ओल्ड रेशोस। रेशो के क्वेश्चन यहां पर खत्म होते हैं। अब हम अगली चीज सीखते हैं, दैट इज माई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे मैंने आपको रेशोज भी पढ़ाई, रेशोज भी मैंने आपको कराई, तो रेशोज भी सारी की सारी एज इट इज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब जगह फॉलो करने वाले हो। सिमिलरली जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ये भी पूरी किताब में सेम रहेगा, इसका अंडरलाइंड एजम्पशन, इसका फंडामेंटल ट्रीटमेंट पूरी किताब में सेम रहने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे।
सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो गुडविल के टाइप्स है, हमने गुडविल के चैप्टर में दो टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ी थी। हमने दो टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी परचेज गुडविल और एक हमने पढ़ी थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। याद है? एक हमने पढ़ी थी परचेज गुडविल और एक हमने पढ़ी थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यहां पर भी दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की ना जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमने याद किया करो अगर आप, तो परचेज गुडविल जो होती है ये आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखती है, या वो कहां दिखती है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखती है। लेकिन जो आपके सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ये आपको बैलेंस शीट में दिखती ही नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर ये दिखती ही नहीं है, दिखती ही नहीं है ना? ये बैलेंस शीट में आती ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो आपने पेमेंट करी है कैश के रूप में, बट इसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं करी, तो आप इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते हो। हमने दोनों के ही ट्रीटमेंट देखने हैं, तो हमने दोनों के ही ट्रीटमेंट सीखने हैं। जो आपकी परचेज गुडविल होती है, जो बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिख रही होती है, इसको कई बार इस तरीके से बुलाया जाता है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल के नाम से। इसको कई बार आपको ऐसा लिखा जाएगा कि ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल आपके पास इतनी थी, या गुडविल इन द बैलेंस शीट आपके पास इतनी थी। ठीक है जी। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, जो भी आपकी परचेज गुडविल होती है या ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होती है या बैलेंस शीट में आपकी गुडविल अपीयर हो रखी होती है, हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। व्हेनेवर आई से राइट ऑफ कर देते हैं, इसका मतलब हम अपनी बुक्स में से उसको मिटा देते हैं। अगर आप एसेट को मिटाओगे, आप कहोगे कि एसेट मेरे पास 50,000 की थी, मैं कहूँ ये जीरो है, तो ये कहां से पैसा आएगा? आप पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करोगे। तो हम इनको पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ कर देते हैं। हम एंट्री क्या करते हैं? हम एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि आपने अगर पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करना है तो आप उन्हें क्या कर देते हो? डेबिट कर देते हो। हम उन्हें डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। जितनी भी गुडविल आपको राइट ऑफ करनी है वो आप लिखोगे, चाहे क्वेश्चन साइलेंट हो चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको ये ट्रीटमेंट हमेशा सेम करना है। जो भी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होगी उसको आपने राइट ऑफ करना है पुराने पार्टनर से। पुराने पार्टनर्स का मतलब पुरानी रेशो में। जब भी मैं लिख रहा हूं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड पीएसआर में आपने राइट ऑफ कर देना है। ये कोई भी चैप्टर हो, चाहे चेंज इन पीएसआर, चाहे एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, आपको हमेशा ये ट्रीटमेंट एज इट इज करना है। वहीं पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? पहली बात तो ये गिवन कहां पर होगी? दिस इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स। आपको एडजस्टमेंट्स में ये गिवन होगी। ये क्वेश्चन सीधा बोल देगा कि इतनी गुडविल है, आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे होता है, ध्यान से सुनो। पहले तो समझो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसा हम करते क्यों है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। मान लो मैं कहता हूं कि गुडविल की, तुम्हें पता चला कि मेरी फर्म की गुडविल की जो वैल्यू है वो है जी आज की डेट में 60,000। ठीक है। 3 पार्टनर्स थे ए, बी एंड सी। इनकी रेशो थी 1:1:1। ये इनकी पुरानी रेशो थी, ये इनकी नई रेशो है। नई रेशो क्या है इनकी? 3:2:1। ठीक है जी, बहुत ध्यान से सुनो। गुडविल की वैल्यू एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 60,000 है। ए की, ए, बी और सी के बारे में बात करें, इनकी ओल्ड रेशो ये थी, न्यू रेशो ये है। तो क्या इसका कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए हमें? क्या इस 60,000 के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी चाहिए? हम लॉजिकली समझते हैं। यहां पर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है ना, इस पर्टिकुलर तारीख पे ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। इससे पहले इन तीनों के बीच में जो रेशो थी वो क्या थी? 1:1:1 की। और गुडविल फर्म की इससे पहले ही बनी हुई है 60,000। तो इसका मतलब इसमें ए का योगदान कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है? आप जानते हो कि ए, बी और सी तीनों का योगदान कितना है यहां पर? 20,000, 20,000, 20,000। कैसे भला सर? 1:1:1 है तो 60,000 में से 20 तीनों के होंगे। अब नई रेशो के हिसाब से, क्योंकि कल को तो इस रेशो को फॉलो किया जाएगा, और इस रेशो के हिसाब से ए को कितना हिस्सा मिलेगा गुडविल का, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। अगर मैं देखूं कि गुडविल के कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एक ही दिन की बात है कि एक दिन पहले ये हुआ, अब अगले दिन से ये है, तो ए को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? 60,000 में से 3/6, क्योंकि 3 तो 5 और 1 6, 3/6 के हिसाब से ए को मिलेगा 30,000।
बी को मिलेगा 20,000, सी को मिलेगा 1/6, सो दैट इज 10,000। अब ध्यान से देखो, एट द टाइम रिकंस्टिट्यूशन होने की वजह से ए का हिस्सा गुडविल के अंदर पहले तो 20,000 था, अब कितना हो गया, बढ़ के 30,000 हो गया। बी का वही रहा, सी का हिस्सा पहले 20 था, अब कितना रह गया, 10,000। तो यहां पे कुछ कंपनसेशन नहीं होनी चाहिए क्या? कल को बी को फालतू, ए को फालतू मिलेगा, बी को तो चलो कुछ दिक्कत नहीं आ रही, और सी को कम मिलेगा। इस हिसाब से हम कहते हैं कि ए शुड कंपनसेट सी 10,000 रुपीज, क्योंकि कल को ए को उसका 10,000 फालतू मिल रहे होंगे और सी को कम मिल रहे होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ए शुड कंपनसेट सी, ए का फर्ज बनता है कि वो क्या करे, सी को कंपनसेट करे। मतलब कि ए कौन है यहां पर, ए है यहां पर आपका गेनिंग पार्टनर, वो गेन कर रहा है, उसका हिस्सा गेन हो रहा है, पहले उसका 1/3 अब उसका 3/6 है, तो ये गेन कर रहा है। बी कुछ नहीं कर रहा क्योंकि बराबर ही मिल रहा है। सी क्या कर रहा है, आपका कल को सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा कैसे, वो कैसे करेगा, एक जनरल एंट्री पास करके करेगा, और वो जनरल एंट्री क्या होगी आपकी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझते हो, कैपिटल या करंट डिपेंडिंग अपॉन फिक्स कैपिटल अकाउंट है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। समझ आई बात? तो जितना, अब यहाँ पे गेनिंग जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब जितना गेन किया उतना ही, सारे का सारा नहीं, ए ने जितना गेन करा, ए ने यहाँ पर 1/6 गेन किया होगा तभी ये 10,000 आ रहा है, सी ने 1/6 लूज करा होगा तभी यहाँ पर 10,000 आ रहा है। तो बेसिकली जिसने जितना गेन करा, जिसने जितना सेक्रीफाइस करा उतना ही आएगा। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट करोगे क्योंकि कल को उसको फालतू मिलना है, तो वो आज ही अपनी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी उसकी। सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करोगे क्योंकि उसको कल को कम मिलना है, तो आप उसको आज ही पैसा दे दोगे। समझ आती है बात? तो अभी तक हमने क्या सीखा, जो भी आपके पास ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होगी, जो भी आपके पास ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होगी, या परचेज गुडविल बोलो, ऑलरेडी अपीयरिंग बोलो, इसको आप क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे। वहीं पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो वैल्यूड गुडविल तुम्हें क्वेश्चन में दी गई होगी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन देखें, 3 क्वेश्चंस देखना, बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ जाओगे। पहला सवाल देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कहता है कि A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। A, B और C 3 पार्टनर्स हैं, ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। They decided to change their profit sharing ratio to 2:2:2, कि वो फ्यूचर में इस रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने ऐसा डिसाइड किया। द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 60,000। कहते हैं कि गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, मेरी बुक्स में जो ऑलरेडी अपीयर हो रही है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो अपीयर हो रही है, वो कितनी है, 60,000 रुपए की है। रिक्वायर्ड क्या है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप सही एंट्री पास करो इस गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए। मैंने आपको बोला था गुडविल 2 तरीकों से होती है, एक होती है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल और एक होती है वैल्यूड गुडविल। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का ट्रीटमेंट आप क्या करते हो, आप करते हो उसको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ कर देते हो। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का मतलब ये होता है कि पुरानी रेशो में, और जो वैल्यूड गुडविल होती है उसका ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फिलहाल जो मेरे पास है ये ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बोले तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को आप राइट ऑफ करोगे, आप क्या लिखोगे, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है बेटा, हमने कुछ नहीं किया, हमने गुडविल को राइट ऑफ किया, मतलब गुडविल जो मेरी एसेट थी उसको रिड्यूस कर दिया मैंने क्रेडिट करके, और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया, उनकी कैपिटल्स को रिड्यूस कर दिया। किसमें कितनी गुडविल है, 60,000 है सर। किस रेशो में करोगे सर, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2:1। तो 3 2 1, 3 और 2 5 और 1 6, 60,000 के 6 हिस्सा में बांट दो, तो 10,000 का एक हिस्सा, 10 × 3 30,000 ए का, 10 × 2 20,000 बी का, 10 × 1 10,000 सी का। हुआ ना सिंपल, बोलो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखो क्या है, यहां पर कहता है तुम्हें कि X, Y एंड Z आर पार्टनर्स
शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये लोग प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, कल को ये लोग प्रॉफिट्स बांटेंगे बराबर बराबर। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। ये क्या है बेटा? वैल्यूड एट 90,000। सर जी वैल्यूड एट 90,000 होती है तो अब पता क्या करते होते हैं, क्या करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड क्या है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो आप क्या करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के लिए पता होना चाहिए किसने गेन किया किसने सैक्रिफाइस किया। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। सबसे पहले तो आप गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करोगे पार्टनर्स का। ठीक है, हम देखें सबसे पहले एक्स का देखते हैं। नए में से पुराना माइनस कर दो। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वली मतलब नई रेशो, दैट इज 1:1:1। तो आप 1/3 में से माइनस करोगे पुराना हिस्सा, दैट इज 5 + 3 + 2 8 और 2 10, 5/10। ये पहली रेशो जैसा आ गया ना जो हमने पहला रेशो का क्वेश्चन किया था। एलसीएम आया 30, 10 × 1 -3 × 5, दैट इज -5/30। नेगेटिव का मतलब होता है सैक्रिफाइस। न्यू में से ओल्ड माइनस करने पे नेगेटिव आंसर का मतलब सैक्रिफाइस होता है। इस तरीके से y का निकालते हैं। y का नया 1/3, ओल्ड 3/10 है ना, 3/10 हो जाएगा। एलसीएम आया 30, ये 10 -3 × 3 9, दैट इज 1/30। पॉजिटिव आ गया मतलब गेन है। z का देखो 1/3 - 532, तो दैट इज 2/10। 30 एलसीएम 10 × 1 3 × 2 6, दैट इज 4/30। तो ये आ गया मेरे पास गेन। समझे? तो बेसिकली इसने गेन किया, इसने गेन किया, इसने सेक्रीफाइस किया। एंट्री क्या होगी? एंट्री होती है सर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कौन कर रहा है? वाई और जेड कर रहा है। जितना गेन कर रहे हो उतना डेबिट करोगे, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? जितना गेन कर रहे हो उतना ही डेबिट करोगे। तो बेसिकली यहां पर होगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। वाई और जेड जितना गेन कर रहे हैं, वाई और जेड जितना गेन कर रहे हैं, टोटल गुडविल कितनी है? 90,000 की है। ये गेन कितना कर रहा है? 1/30। तो 90,000 का 1/30 क्या होगा आपके पास? 90,000 का 1/30 क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 3,000। 3,000 आ जाएगा। तो 3,000 वाई के डेबिट होगा। इसी तरीके से 4/30 क्या होगा? क्योंकि ये गेन कर रहा है 4/30, तो 30th पार्ट तो 3,000 है, हमने देखा 3 × 4 12,000 आ जाएगा, और 5/30 15,000 आ जाएगा। क्योंकि ये जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतने से ही क्रेडिट होगा। 5/30 सेक्रीफाइस कर रहा है तो टोटल गुडविल का 5/30 आ जाएगा। समझ आती है बात? ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन दोनों का मिक्सचर, ताकि आपकी दोनों की कंप्लीट रिवीजन अच्छे से हो जाए। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन सेज M, N and O शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। दे डिसाइड टू शेयर देयर रेशियो टू दे डिसाइड टू चेंज देयर रेशियो टू 2:3:3 with effect from 1 अप्रैल 2024। The goodwill already appears in the books at 40,000. Already appearing goodwill है 40,000. But the goodwill of the firm is now valued at 1 लाख। Goodwill अब वैल्यू कर रहे हो आप 1 लाख पे। Required pass the necessary journal entry for the adjustment of goodwill। हमें दो तरीके की गुडविल दे रखी है। एक हमें दे रखी है यहां पर ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, दैट इज माई परचेज गुडविल। दूसरा मुझे दे रखा है वैल्यूड गुडविल। दोनों का ट्रीटमेंट मुझे पता है। जो मेरे पास परचेज गुडविल होती है उसका ट्रीटमेंट होता है, इसको आप राइट ऑफ कर देते हो, और जो मेरे पास न्यू वैल्यूड गुडविल होती है उसको मैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देता हूं। इसका लॉजिक याद है, मैंने तुम्हें बता दिया था कि कल को कम ज्यादा मिल रहा होगा। इसका लॉजिक होता है कि आप इसको इसलिए बांट देते हो क्योंकि आप कहते हो कि जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन हुआ उस दिन तुम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसके अंदर ही आ जाएगी। कि मैं कहता हूं आज मेरी 1 लाख गुडविल है, तो अरे जो पहले वाली दिख रही है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड ही तो है, तो उसको खत्म कर दो, इसीलिए हम इसको खत्म कर देते हैं। तो जर्नल एंट्रीज देखते हैं जल्दी से।
जनरल एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले तो आप इस 40,000 को राइट ऑफ करोगे, इस 40,000 को राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ कैसे करोगे? ओल्ड पार्टनर से। तो एंट्री करोगे आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि एम एन और ओ है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, मैं ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल को ऐसे राइट ऑफ कर सकता हूं। भाई कितना राइट ऑफ करूं? 40,000 राइट ऑफ करना है। सर जी कर दो, 40,000 कर दिया। 40,000 करना है, अरे भाई 40,000 करना है। किस रेशो में करना है? पुरानी रेशो में। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी मैं पूरी अकाउंटेंसी में तुम्हें बोलूं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका मतलब पुरानी रेशो में पुराने पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशो 3 3 2 3 3 6 और 2 8 हो गए। 8 हिस्से करो 40,000 के, 5,000 का एक हिस्सा बना। 5 × 3 15, 5 × 3 15, 5 × 2 10। सॉर्टेड है। ये हो गया मेरे पास ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं वैल्यूड गुडविल का। वैल्यूड गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? गेन एंड सैक्रिफाइस चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूं? कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। ठीक है, निकालें जल्दी से। एम का देखते हैं, नए में से पुराना माइनस कर दो। नया कितना है एम का? ये रहा सर, 2/3 3 6 और 2 8। चलो तो कैलकुलेशन आसान है। 2/8 में से माइनस कर दो 3/8, आंसर आया -1/8, मतलब आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। एन की बात करते हैं। एन का नया कितना है? 3/8। पुराना कितना था आपका? 3/8। तो आपका निल है, आपने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा, कुछ गेन नहीं करा। ओ का देखते हैं। ओ का नया कितना है? 3/8। ओ का पुराना कितना है? 2/8। आया 1/8, मतलब आपने क्या करा है? गेन करा है। आपने क्या करा है? गेन करा है। जब भी आप वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो, ट्रीटमेंट क्या करते हो? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है? ओ कर रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एम कर रहा है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? समझ गए? इसको आप लिखोगे वैल्यूड गुडविल एडजस्टेड नरेशन में। तो कितना करोगे? 1/8। 1/8 टोटल गुडविल का 1/8। टोटल गुडविल कितनी है आपके पास? 1 लाख। 1 लाख का 8वां हिस्सा कितना होता है? 1 लाख का 8वां हिस्सा कितना होता है? 1 लाख का चौथा हिस्सा होता है 25,000। 25,000 का आधा कर दोगे तो वो 1 लाख का 8वां हिस्सा हो जाएगा, दैट इज 12,500। तो ये आया मेरे पास 12,500। 12,500 सॉर्टेड है। तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द क्लास। आज हमने बहुत अच्छे से सीखा कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, हमने बहुत अच्छे सीखा। रेशो के क्वेश्चंस किस किस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो जरूर बता के जाना लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कुछ लगता है कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए हमारे लेक्चर्स के अंदर, तो आप हमें गाइड कर सकते हो, हम उसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियो में चेंज इन पीएसआर के नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे को। थैंक यू एंड बाय बाय।